आज के इस बेहद अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं 2026 के सुपर एल नीनो संकट के बारे में। ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभूतपूर्व क्लाइमेट क्राइसिस है जो सच में हमारी दुनिया को एक भयंकर तंदूर में बदल कर रख सकता है। चलिए, बिना देर किए गहराई से समझते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। अब इस आने वाले खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना जरूरी है। बात है साल 1877 की। बिना किसी युद्ध या भूकंप के अचानक एक रहस्यमयी अकाल पड़ा था, और इसके आंकड़े सच बताऊं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में लगभग 2 करोड़ और चीन में करीब 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए। चारों तरफ सिर्फ तबाही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी को इसका असली कारण समझ ही नहीं आ रहा था। और तबाही सिर्फ एशिया पर आके नहीं रुकी। इस अदृश्य सी आफत ने ब्राजील में भी करीब 20 लाख लोगों की जान ले ली। और अमेरिका के मिनेसोटा का हाल तो ये था कि वहां सर्दियां ही गायब हो गईं। इसे बाकायदा द ईयर विदाउट विंटर का नाम दिया गया। मतलब एक ऐसा रहस्यमयी दुश्मन था जिसने पूरी दुनिया को एक ही झटके में अलग अलग महाद्वीपों पर तबाह कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये दुश्मन आखिर था क्या? तो इस महाविनाश के पीछे जो असली विलन था वो है अल नीनो। असल में ये प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की एक नेचुरल घटना है। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इसे बड़े प्यार से अल नीनो नाम दिया था, जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। लेकिन जब ये छोटा बच्चा उग्र रूप लेता है ना, तो ये पूरी दुनिया के मौसम को बिल्कुल अस्त-व्यस्त करके रख देता है। चलिए, अब बारीकी से समझते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। नॉर्मल कंडीशन में होता यह है कि तेज हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां बढ़िया बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं, तो वो गर्म पानी पूर्व की ओर ही फंसा रह जाता है। और इसका नतीजा, पूरी दुनिया का रेनफॉल और वेदर पैटर्न बुरी तरह से चरमरा जाता है। अब जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो है इसकी टाइमिंग। अमेरिकी मौसम एजेंसी की बिल्कुल लेटेस्ट एडवाइजरी अगर देखें तो मई से जुलाई 2026 के बीच इस अल नीनो के बनने के 61% चांस हैं। भारत के लिए तो ये टाइमिंग किसी भयानक डरावने सपने जैसी है। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब देश में मॉनसून बिल्कुल अपने पीक पर होता है। सोचकर देखिए, जिस वक्त करोड़ों किसानों को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी वक्त ये फिनोमेना उस बारिश को पूरी तरह गायब कर सकता है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। अगर एक कमरे का तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस हो और वहां कोई अचानक से हीटर भी चालू कर दे, तो क्या होगा? हालत बिल्कुल असहनीय हो जाएगी, है ना? इंसानी गतिविधियों और क्लाइमेट चेंज ने हमारी धरती को पहले ही उस 40 डिग्री वाले भट्टी जैसे कमरे में बदल दिया है। और ये जो प्राकृतिक सुपर अल नीनो आने वाला है, ये बिल्कुल उस चालू किए गए एक्स्ट्रा हीटर की तरह काम करेगा। और यहीं पर सबसे खौफनाक आंकड़ा सामने आता है, 2.9 डिग्री सेल्सियस। देखिए, पहले जब अल नीनो आता था तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन आज प्री इंडस्ट्रियल दौर के मुकाबले हमारी धरती का औसत तापमान पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। अब अगर ये सुपर अल नीनो इसमें 1.5 डिग्री और जोड़ देता है, तो कुल बढ़ोतरी सीधे 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। पूरे इंसानी इतिहास में तापमान में इतनी बड़ी और भयानक उछाल आज तक कभी नहीं देखी गई। और जाहिर है, ये कोई एक दिन की घटना तो है नहीं। इसका असर हमारे समाज पर मुख्य रूप से 4 अलग-अलग परतों में दिखाई देगा। पहली परत है कमजोर मॉनसून, दूसरी एक गहरा कृषि संकट, तीसरी भयंकर लू यानी हीट वेव्स, और चौथी आम घरों पर पड़ने वाला भारी आर्थिक दबाव। आइए अब इन चारों परतों को एक एक करके डिकोड करते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की 51% कृषि आज भी पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर है। तो जब पहली लेयर यानी मॉनसून कमजोर पड़ता है, तो उसका सीधा और भयानक असर इस 51% हिस्से पर होता है। और यही चीज तुरंत दूसरी लेयर को जन्म देती है, यानी एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल क्राइसिस। बारिश के बिना फसलें सूखने लगती हैं और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाती है। अब इस कृषि संकट से पैदा होता है एक बेहद खतरनाक इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट। हिस्टोरिकल डेटा साफ बताता है कि एक सुपर अल नीनो वाले साल में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक उछल सकती है। यही वो चौथी लेयर है जो सीधे आम घरों के बजट पर करारी चोट करती है।
इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो एयर कंडीशनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो एक साथ कई महीनों का राशन खरीदकर नहीं रख सकते। अब 2026 का साल कितना भयानक हो सकता है, इसकी एक बहुत ही खौफनाक झलक हमें हाल ही में 2024 में मिल चुकी है। 1901 के बाद से भारत का सबसे गर्म साल। राजस्थान के चूरू में तापमान 50.5 डिग्री और दिल्ली में 49.1 डिग्री तक पहुंच गया था। ये कोई मजाक नहीं है। इस भयंकर गर्मी ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं झुलसाया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी करीब $194 बिलियन का भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन रुकिए, यहाँ एक साइलेंट किलर भी है जो बिल्कुल छुपकर वार करता है। हम लोग अक्सर दिन की गर्मी से डरते हैं, पर असली जानलेवा खतरा तो रात में छुपा है। 2024 में दिल्ली में दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन रात के तापमान में 4.4 डिग्री का भयंकर उछाल आया था। जब रातें ठंडी ही नहीं होती तो शरीर को रिकवर होने का, आराम पाने का मौका ही नहीं मिलता, और इसी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रातों के लगातार इतने गर्म रहने के पीछे ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट सबसे बड़ा जिम्मेदार है। होता यह है कि शहरों में कंक्रीट की इमारतें दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती रहती हैं और फिर रात में उसे धीरे धीरे बाहर निकालती हैं, और इसके साथ एक बहुत ही क्रूर विरोधाभास भी जुड़ा है। जो लोग एसी खरीद सकते हैं वो तो अपने कमरों को ठंडा कर लेते हैं, लेकिन वही एसी बाहर सड़कों पर और ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है। इसका सीधा खामियाजा देश के उन 38 करोड़ असंगठित मजदूरों को भुगतना पड़ता है जो चिलचिलाती धूप में बाहर काम करने को मजबूर हैं। एक और बहुत ही कड़वी सच्चाई इन मौतों के आंकड़ों में छिपी है। अगर सरकारी एजेंसियों की माने तो 2000 से 2020 के बीच हीट वेव से मौतों का आंकड़ा 10 से 20 हजार के बीच है, लेकिन जो वास्तविक अनुमान लगाए गए हैं वो लगभग 15 लाख मौतों के हैं। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर्स अक्सर ऑर्गन फेलियर या कार्डियक अरेस्ट लिख देते हैं, लेकिन उस असली ट्रिगर को कभी दर्ज ही नहीं किया जाता जो असल में इन मौतों की जड़ है, यानी वो भयंकर गर्मी। इस भयंकर अंडरकाउंटिंग के पीछे की ब्यूरोक्रेटिक वजह भी काफी हैरान करने वाली है। दरअसल भारत में हीटवेव को आधिकारिक तौर पर एक नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया है। नियमों के मुताबिक अगर इसे ये दर्जा मिल जाता है तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से हर कंफर्म्ड मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। यही वो वित्तीय और प्रशासनिक पेंच है जिसकी वजह से इन मौतों को हीटवेव से जोड़कर दर्ज करने में बड़ी अड़चनें आती हैं। अब इतना सब कुछ सुनकर निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समाधान अभी भी हमारे हाथ में है। 12 डिग्री सेल्सियस का ये आंकड़ा हमारी सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। अगर हम सिर्फ अपने पैदल चलने वाले रास्तों और मोहल्लों में घने छायादार पेड़ लगा दें तो जमीनी स्तर पर तापमान को 12 डिग्री तक कम किया जा सकता है। जरा सोचकर देखिए, 47 डिग्री की चिलचिलाती जानलेवा धूप सीधे 35 डिग्री के एक सहने लायक तापमान में बदल सकती है। ये सच में प्रकृति का अपना खुद का एयर कंडीशनर है। लेकिन यहाँ हमें बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विकास के नाम पर कहा जाता है कि काटे गए एक पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन डेटा एक अलग ही कहानी बयां करता है। डेटा बताता है कि लगाए गए हर 1 वर्ग किलोमीटर के बदले हम 18 वर्ग किलोमीटर पुराने और घने जंगल खो रहे हैं। नए पौधे अक्सर ऐसी अलग थलग जगहों पर लगाए जाते हैं जिनका कोई खास इकोलॉजिकल फायदा नहीं होता। इसलिए सच तो यह है कि नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है हमारे पुराने बड़े और छायादार पेड़ों को कटने से बचाना। तो एक समाज के तौर पर हम अभी क्या कदम उठा सकते हैं? सबसे पहला, हमें अपने मोहल्ले के पुराने पेड़ों को कटने से हर हाल में रोकना होगा। दूसरा, शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखना जरूरी है और ORS जैसी चीजें पास रखनी चाहिए। ये सबसे पहला बचाव है। तीसरा, दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। चौथा, जो डिलीवरी और आउटडोर वर्कर्स हैं उनके लिए ठंडे पानी और आराम की जगह की व्यवस्था करना एक बहुत अच्छा कदम है। और अंत में, कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए घरों में सोलर पावर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं तो एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है। अगर एक पल के लिए सोचा जाए तो जो बच्चे 2026 में जन्म लेंगे उनके लिए एक नॉर्मल गर्मी का मौसम आखिर कैसा होगा? क्या वो कभी उस खुशनुमा गर्मी का अनुभव कर पाएंगे जो पहले हुआ करती थी, या फिर 45 डिग्री सेल्सियस का ये झुलसाने वाला तापमान ही उनके लिए जीवन भर का बेसलाइन बनकर रह जाएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने और आज ही कदम उठाने की सख्त जरूरत है।